मैं अपनी प्रेसिडेंट वाइफ के साथ रीबर्थ लेकर वापस आ चुका था, लेकिन इस बार मेरे अंदर कोई खुशी नहीं थी। रीबर्थ के बाद मेरा सबसे पहला मूव यही था कि मैंने उसके सारे कॉन्टैक्ट्स हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिए। इस जिंदगी में मैं अकेला मरना पसंद करूंगा, लेकिन उस इंसान का चेहरा दोबारा कभी नहीं देखूंगा। अपनी पिछली जिंदगी में मैं उसकी खूबसूरती के पीछे पागल था और उसी पागलपन में मैंने उससे शादी की थी, लेकिन उस शादी ने मुझे प्यार का एक कतरा तक नहीं दिया। मुझे हर दिन सिर्फ उसका कोल्ड एटीट्यूड और तीखे ताने बर्दाश्त करने पड़ते थे। उस औरत ने मेरे आखिरी सांस लेने तक मुझे कभी अपना हस्बैंड नहीं माना। जिस दिन उसे किडनैप किया गया, कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया। उस खौफनाक सिचुएशन में सिर्फ मैं अकेला था जो बिना अपनी जान की परवाह किए उसके लिए खड़ा हो गया, और बदले में मुझे बर्फ जैसी ठंडी वाटर प्रिजन में फेंक दिया गया। किडनैपर्स ने रैंसम का वेट करने को कहा, लेकिन उसने बिना एक सेकंड सोचे अपने व्हाइट मूनलाइट शाह को चूज कर लिया। उस वक्त मैंने ना कोई ड्रामा किया और ना ही मेरे आंसुओं ने कोई तमाशा बनाया। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में उससे सिर्फ एक सवाल पूछा कि अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई होती तो क्या तुम ज्यादा खुश रहती? मेरी बात सुनकर उसकी पलकें हल्की सी कांपी और फिर उसने नजरें झुकाकर बस एक लफ्ज कहा कि मुझे माफ कर दो। इतना बोलकर वो शाह का हाथ पकड़कर वहां से निकल गई। उस मोमेंट पर मेरे चेहरे पर एक डार्क हंसी आ गई, क्योंकि पिछले 10 सालों में मैं ये सेम डायलॉग अनगिनत बार सुन चुका था। मैंने भी मुस्कुराते हुए आई एम सॉरी कहा और आखिरी मोमेंट में किडनैपर्स की गन के सामने उसके लिए खड़ा हो गया। मेरे खून से सने होठों पर एक सुकून भरी स्माइल थी और मेरे आखिरी अल्फाज यही थे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। सिस्टम के उस खेल के बाद मैं सीधा उस दिन में वापस लौट आया जब मैंने स्कूल की फ्लावर गर्ल मुया को प्रपोज किया था। पापा की वो तेज डांट मेरे कानों में गूंज रही थी कि जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि मुया यहाँ आने वाली है। मैंने तुरंत अपने सीने पर उस जगह हाथ रखा जहाँ पिछली जिंदगी में मुझे गोली लगी थी, लेकिन वहां कोई भी निशान नहीं था। मैं सच में मौत को मात देकर रीबर्थ ले चुका था, और आज ये वही डार्क दिन था जब मोया हमारे घर अपना मैरिज पार्टनर चूज करने आने वाली थी। पिछली जिंदगी में मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए तुरंत सबसे हैंडसम लुक में रेडी हो गया था, क्योंकि कॉलेज के पूरे 4 सालों से हर कोई जानता था कि मैं उस पर कितना खतरनाक क्रश रखता हूँ। ये बात सिर्फ उसे ही नहीं पता थी, और जब उसने सबके सामने मुझे अपना पार्टनर चूज किया तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच हो गया हो। लेकिन इस जिंदगी में चीजें बिल्कुल अलग थीं, और मैंने बहुत कैजुअली अपने बिखरे हुए बालों को खुजाते हुए एक लंबी उबासी ली। पापा ने मुझे वार्निंग देते हुए कहा कि थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाओ क्योंकि मुया को साफ सुथरे लड़के पसंद है। मैंने पूरी शांति के साथ जवाब दिया कि मुझे पता है, और पापा खुश होकर रूम से चले गए। उन्हें लगा कि मैं इस बार भी मुया को इम्प्रेस करने के लिए अपना बेस्ट लुक लूंगा, लेकिन वो पूरी तरह गलत थे, क्योंकि पिछली जिंदगी का वो मनहूस मैरिज सर्टिफिकेट आज भी मेरी यादों में एक बुरे सपने की तरह छपा था। कुछ खुशियां सिर्फ एक छलावा होती हैं जो कभी हमारी हो ही नहीं सकती। ये सच है कि हमारी शादी से दोनों फैमिलीज को बहुत तगड़े बेनिफिट्स मिले थे, लेकिन मोया ने मेरे साथ कभी दिल से एक स्माइल तक शेयर नहीं की। वो अपने बेड पर भी मुझे कभी अपना हस्बैंड नहीं मानती, और एक बार तो उसने रोते हुए मेरे मुंह पर कह दिया था कि क्या मैं सच में पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ फंसी रहूंगी। मैंने भी उस वक्त उससे पूछ लिया था कि अगर तुम पहले मुझे मिली होती तो क्या तुम मुझसे प्यार करती, लेकिन उस सवाल के जवाब में मुझे हमेशा की तरह सिर्फ एक ही घटिया एक्सक्यूज मिला कि मुझे माफ कर दो, और उसका यही जवाब मुझे पूरी सच्चाई बता गया था। जब प्यार को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो हमेशा के लिए अलग हो जाना ही सबसे सैवेज डिसीजन होता है। तभी मेरे दिमाग में हांगकांग सिटी की एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक कर गई, क्योंकि मुझे पता था कि 10 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है, और ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट टाइमिंग थी। मैंने अपना फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन पर मोया की वो फेक स्माइल देखकर मेरी आंखों में एक चुभन सी महसूस हुई। मुझे तुरंत वो कड़वा सच याद आ गया कि वो स्माइल मेरे लिए कभी बनी ही नहीं थी। मैंने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और बिना झिझके शाह को एक मैसेज टाइप कर दिया कि अगर जिंदगी में असली खुशी चाहिए तो जाकर उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दो। थोड़ी ही देर बाद उसका रिप्लाई स्क्रीन पर फ्लैश हुआ कि क्या तुम सच में पागल हो गए हो। मैंने बिल्कुल सीरियस टोन में रिप्लाई किया कि मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि आज मोया अपना पार्टनर चूज करने वाली है, और ये एक फैक्ट है कि वो सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती है। वहां मौजूद हर इंसान जानता था कि शी फैमिली पूरी तरह से बैंकरप्ट होने की कगार पर है, और इसी वजह से पिछली जिंदगी में मैंने बहुत सेल्फिश बनकर उसकी फैमिली को मैरिज लिस्ट से ही गायब कर दिया था। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर शाओ वहां आ गया तो मोया भूल कर भी मुझे कभी चूज नहीं करेगी। लेकिन शादी के बाद मोया ने जिस तरह रोते हुए मुझे ताना मारा था कि अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी हूं तो क्या तुम खुश हो, अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूं तो मैं उस वक्त अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसलिए इस नई जिंदगी में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उसे हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। मैं बिल्कुल कैजुअल कपड़े पहनकर वहां आए हुए गेस्ट्स के बीच जाकर मिक्स हो गया
और दूर से बहुत खामोशी के साथ मुया को ऑब्जर्व करने लगा। वो आज भी बिल्कुल अपनी पिछली जिंदगी की तरह एक कोल्ड एटीट्यूड कैरी कर रही थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि शिहा के अलावा कोई दूसरा इंसान उसकी नजरों में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब उसने मेरे आखिरी कजिन को भी बिना किसी हिचकिचाहट के रिजेक्ट कर दिया तो उसने बहुत इम्पेशेंट होकर पापा की तरफ एक नजर डाली और पूछा कि अंकल, क्या यहाँ सिर्फ इतने ही लोग मौजूद हैं? पापा ने बहुत प्राउडली मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नहीं, अभी एक और इंसान है जो यहाँ नहीं आया है। मुया ने अपनी कोल्ड टोन में धीरे से कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसका वेट कर लूंगी। वो अपनी जगह पर शांति से बैठी रही, लेकिन उसकी नजरें बार बार मेन दरवाजे की तरफ जा रही थी। वो बिल्कुल पिछली जिंदगी वाले सेम पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ अपने स्वीट हार्ट के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। काफी लंबा वक्त बीत जाने बाद उसने अचानक अपनी उंगली उठाई और सीधा मेरी तरफ पॉइंट कर दिया। उसकी आवाज किसी राख की तरह बिल्कुल ठंडी और बेजान थी। जब उसने कहा कि तो फिर यही सही। उसके लिए शादी बस एक रैंडम और कैजुअल डिसीजन था, लेकिन मैंने उस एक डिसीजन के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया था। मैंने बहुत शांति के साथ शिहा को एक मैसेज ड्रॉप किया कि तुम अभी तक यहाँ पहुंचे क्यों नहीं, और मेरे मैसेज सेंड करते ही अगले ही सेकंड उस बड़े से हॉल का मेन दरवाजा जोर से खुल गया। उन दोनों की नजरें एक दूसरे से जिस तरह टकराईं जैसे उस एक मोमेंट के लिए पूरी दुनिया की टाइमलाइन वहीं रुक गई हो। उस मैजिक को देखकर मुझे फील हुआ कि शायद पिछली जिंदगी में भी उन्हें बिल्कुल इसी वक्त एक दूसरे से मिलना था। मैंने अपने चेहरे पर एक बहुत हल्की सी स्माइल पास की, अपनी कैप को थोड़ा नीचे की तरफ खींचा और बिना कोई ड्रामा किए वहां से मुड़कर चुपचाप निकल गया। मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था कि मुया, मेरे बिना तुम फाइनली अपनी जिंदगी में खुश रह पाओगी। मैंने अपने दिल की गहराइयों से बहुत खामोशी के साथ उसे एक ही लफ्ज कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन तभी अचानक पीछे से मुया की तेज आवाज गूंजी जिसने माहौल का पूरा वाइब ही बदल दिया। उसने कहा, थैंक्स, लेकिन मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। जैसे ही उसके मुंह से ये शॉकिंग वर्ड्स बाहर निकले, पूरा हॉल एक डेड साइलेंस और शॉक में जम गया। वहां मौजूद हर इंसान को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जिहाओ ही उसका वाइट मूनलाइट है, लेकिन मैं इन सब ड्रामे से दूर पहले ही उस हॉल से बाहर निकल चुका था और मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पीछे उस सीन में क्या खतरनाक ट्विस्ट आ चुका है। शिहा भी पूरी तरह से कंफ्यूज होकर खड़ा रह गया। उसने कहा, जेड लीफ, तुमने साई फैमिली के हर एक इंसान को रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ मुझे छोड़कर। तो क्या अब तुम्हारे पास कोई और बेहतर चॉइस बची है? मुया ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए सीधा पापा की तरफ देखा और पूछा कि अंकल शेन केम कहाँ है? उसकी ये बात सुनकर पापा भी पूरी तरह सरप्राइज हो गए। अपनी पिछली जिंदगी में मुया हमेशा मुझे मेरे फुल नेम से ही बुलाती थी और उसकी टोन में कभी कोई इंसानियत या वार्मथ फील नहीं होती थी। ये हिस्ट्री में पहली बार था जब उसने मुझे बुलाते हुए मेरा सरनेम हटा दिया था। पापा ने थोड़ी घबराहट के साथ धीरे से जवाब दिया कि वो तो अभी अभी बाहर गया है, लेकिन मुया ने एक अजीब सी जिद पकड़ते हुए कहा कि मैं उसका वेट करूंगी, क्योंकि मेरे साथ एंगेजमेंट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम उसका क्या ही हो सकता है। पापा ने टेंशन में अपने माथे पर आया हुआ कोल्ड स्वेट साफ किया और सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि छोड़ो ना मुया, वो बस थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगा, तब तक तुम वेट कर लो। पापा ने अपने चेहरे पर एक फोर्स स्माइल चिपकाते हुए आगे कहा कि जेड लीफ, हमारी एससी फैमिली में इतने सारे बेहतरीन लड़के मौजूद हैं, तो आखिर तुम्हें सिर्फ वही क्यों चाहिए? मुया ने बहुत सटल तरीके से एक हल्की सी स्माइल दी और सॉलिड कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मुझे सिर्फ वही चाहिए। उसके वापस आते ही मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा उससे एंगेजमेंट करूंगी। ये सुनकर पापा का प्रेशर और बढ़ गया और उन्होंने फिर से टेंशन में अपना माथा पोंछा और कहा कि जेड लीफ, तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम उसका वेट ना करो। ये सुनते ही मुया की आंखें हल्की से सिकुड़ गईं और उसने एक सस्पेंस भरे टोन में पूछा कि क्यों? क्या वो इंसान मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद नहीं करता था? सच तो ये था कि पापा भी पहले बिल्कुल यही सोचते थे, जब तक मैंने अपने सारे बैग्स पैक करके उन्हें हमेशा के लिए गुड बाय नहीं कह दिया था। वो उस मोमेंट पर मेरे उस सडन डिसीजन को देखकर सच में एक बहुत गहरे शौक में चले गए थे और वो मेरे इस कदम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन माँ के इस दुनिया से जाने के बाद उन्होंने हमेशा मुझे अनकंडीशनल प्यार दिया था। मेरा पूरा मास्टरमाइंड बिजनेस प्लान और मेरी रियल फीलिंग सुनने के बाद उन्होंने हार मानकर आखिर में सिर्फ इतना ही कहा कि जा बेटा, जो तुझे सही लगे तू वही कर। पापा अब उस ऑकवर्ड सिचुएशन में बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि वो मुया को क्या जवाब दे। तभी वहां अचानक जिहाओ ने बीच में एंट्री मारी और कॉन्फिडेंस के साथ बोल पड़ा कि जेड लीफ, वो इंसान तुमसे सच में कोई प्यार नहीं करता, इसलिए उसके इस घटिया धोखे में मत आओ, और अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो खुद अपनी आंखों से ये प्रूफ देख लो। उसने तुरंत अपना फोन बाहर निकाला और हम दोनों की वो प्राइवेट चैट हिस्ट्री सबके सामने एक्सपोज कर दी। चैट्स देखते ही मुया एक झटके में अपनी जगह से खड़ी हो गई और गहरे शौक में उसने वो फोन अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया, जबकि उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। उसने टूटे हुए शब्दों में पूछा कि क्या सच में उसने तुम्हें मुझे कन्फेस करने के लिए कहा था? जिहाओ ने बस अपना सिर हिलाते हुए इस बात को कंफर्म कर दिया।
और आगे कहा कि वो तुम्हें उतना पसंद बिल्कुल नहीं करता जितना तुम अपने दिमाग में सोचती हो, और तुम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो सब सिर्फ उसकी एक मास्टर क्लास एक्टिंग थी। मुझे तो अब ये लगता है कि उसे शायद कोई और लड़की पसंद आ गई है। मुया ने एक डिनायल स्टेट में कहा कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मुया ने बहुत धीरे से जिहाओ की तरफ अपनी नज़रें घुमाई और उसकी आंखों में वो खौफनाक डिस्ट्रेस और इमोशनल पेन देखकर जिहाओ भी उस मोमेंट में पूरी तरह से फ्रीज हो गया। मुया ने खुद को तसल्ली दी कि शेन मेरे साथ ऐसा खेल कभी नहीं खेलेगा। फिर उसने पापा की तरफ मुड़कर डेस्परेट टोन में कहा कि अंकल प्लीज़ मुझे बस एक बार उससे मिलने दीजिए, और मैं न्यू फैमिली की डॉटर होने की कसम खाकर कहती हूँ कि जैसे ही हमारी कंपनी डील कंप्लीट होगी मैं डायरेक्ट उसके साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लूँगी। पापा ने हेल्पलेस होकर कहा कि जड लीफ बात यही है कि मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं देना चाहता। बस इतना कहकर पापा बीच में रुके और फिर भारी आवाज में बोले कि उसने खुद कहा है कि वो जिंदगी में दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुया के हाथों की नसें डिनायल से उभर आईं। उसने फोन निकाला और तुरंत मेरा कॉन्टैक्ट ओपन किया, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसे इस तरह अपनी जिंदगी से अवॉइड कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने मुझे मैसेज सेंड किया उसकी स्क्रीन पर एक बड़ा रेड एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। उसका पूरा शरीर कांप गया और वो मुश्किल से खड़ी रह पाई, क्योंकि सच्चाई ये थी कि वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए ब्लॉक हो चुकी थी। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ रोड के किनारे डार्क सनग्लासेस पहने और अपना सूटकेस पकड़े मैं पूरी शांति के साथ खड़ा था। आसपास से गुजरने वाले रैंडम पासर्स बाय की गॉसिप्स सीधे मेरे कानों में पड़ रही थी। एक ने कहा कि आज जियांग फैमिली की डॉटर और एससी फैमिली के यंग मास्टर की ग्रैंड एंगेजमेंट है ना। दूसरे ने जवाब दिया कि अरे हाँ, और उसका व्हाइट मूनलाइट भी तो वहीं पर है, बिल्कुल वही जो हमेशा एससी फैमिली के आगे पीछे एक पपी की तरह घूमता रहता था। अगर मैं उस गॉडेस की जगह होता तो मुझे भी ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता। उनकी ये बकवास सुनकर मैं खुद पर ही हल्का सा हंस पड़ा, क्योंकि कम से कम इस जिंदगी में एससी फैमिली को मेरी वो पैथेटिक हालत दोबारा कभी नहीं देखनी पड़ेगी। अब मेरा सिर्फ एक टारगेट था कि मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल पीसफुली एक सक्सेसफुल लेवल पर जीनी है। तभी भीड़ में से किसी ने भारी एक्साइटमेंट में चिल्लाकर कहा कि सुना है गॉडेस ने आज स्पेशली एक जायंट स्क्रीन प्रिपेयर करवाई है। वो देखो, उस सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग पर वही चल रही है जिसका सिर्फ 10 सेकंड का ऐड ही 100 युआन का पड़ता है। ये ड्रामा सुनकर मेरे सिर में दर्द होने लगा और मैंने फ्रस्ट्रेशन में अपनी नोज ब्रिज पिंच की। ये सच था कि मैंने उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए आज़ाद कर दिया था और उसके और जिहाओ के उस रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मेरे दिल में एक हल्का सा पैनिक ट्रिगर हो रहा था। मैं बस अपना सूटकेस लेकर मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक मेरी नजरें आंसुओं से भरी हुई जानी पहचानी आंखों पर जाकर टिक गईं। उसने दर्द में डूबते हुए कहा कि ऐशन, तुम्हारे बिना मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे कानों ने गलत सुन लिया है। मैंने स्लो मोशन में डार्क सनग्लासेस नीचे खींचे और मेरे ठीक सामने वही औरत खड़ी थी जो पिछली जिंदगी में मुझसे शादी करके हर दिन रोया करती थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर पिछली जिंदगी से भी कई गुना ज्यादा इमोशनल दर्द था। उसने रोते हुए कहा कि ऐशन प्लीज मेरी तरफ देखो, आज मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। बस तुम एक बार मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ और मैं बिना कोई सवाल किए तुरंत तुम्हारे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लूंगी। ये मेरा तुमसे पक्का प्रॉमिस है। मुया की वो डेस्परेट आवाज़ हवा में गूंज रही थी और उसकी हर बात में एक अजीब सी डिटर्मिनेशन फील हो रही थी, और मैं उस मोमेंट में किसी पत्थर की तरह वहीं फ्रीज हो गया था। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था और मुझे लगा कि शायद रीबर्थ की वजह से मेरे सेंसेस खराब हो चुके हैं या ये मेरा कोई हेलुसिनेशन है। वही सेम मुया जो पिछली जिंदगी में मुझसे बचती फिरती थी, आज खुद पब्लिक मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने की भीख मान रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा कि ऐशन, मुझे पता है कि तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो, चाहे तुम रिप्लाई दो या ना दो, मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगी। उसकी उस टूटती आवाज़ ने मेरी सारी फेक कामनेस एक झटके में तोड़कर रख दी। हमारे आसपास खड़े सारे लोग भी भयंकर शौक में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि भाई तूने अभी क्या सुना, हमारी गॉडेस खुद उस लिकिंग डॉग को सबके सामने प्रपोज कर रही है। वैसे दोनों साथ में उतने बुरे भी नहीं लगते, बस पहले गॉडेस को उस बेचारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्या किसी के पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए घूमना भी कोई अचीवमेंट होती है? लोगों की बकवास सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे एससी फैमिली का वो फालतू लिकिंग डॉग फाइनली सक्सेसफुल हो गया है। उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर मुझे मुया के उस कन्फेशन को सीरियसली लेना ही पड़ा। मैंने पूरी ताकत से खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा, क्योंकि मैं खुद को इस इल्यूजन से निकालकर रियलिटी में लाना चाहता था। मैंने खुद से बार बार ये कंफर्म किया कि उस जायंट स्क्रीन पर सबके सामने कन्फेशन करने वाली लड़की सच में मुया ही थी, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था कि ये सब पॉसिबल कैसे है? क्या वो सच में मुझसे प्यार करने लगी थी? ये फालतू ख्याल दिमाग में आते ही मैंने खुद को एक और जोरदार थप्पड़ मारा। क्या मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूँ? क्या पिछली जिंदगी में मिला वो खौफनाक दर्द मेरे लिए काफी नहीं था? फिर मैंने खुद को बहुत फोर्सफुली समझाया कि मुया शायद मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा चालाक और प्रैक्टिकल इंसान थी।
फैमिली, मैरिज और उन तगड़े बेनिफिट्स के लिए वो एक बार फिर से अपना ज़मीर मारकर कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो गई थी। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने वो आदमी खड़ा है जिससे वो नफरत करती है, और सिर्फ ये एक सच सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह चुभ गया। तभी मेरे सामने एक टैक्सी आकर रुकी। मैंने बिना सोचे तुरंत कार का डोर खोला और उस टॉक्सिक जगह से बहुत दूर निकल गया जो मुझे अंदर से खोखला कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैं टैक्सी से नीचे उतरा, मुझे अचानक किसी की तेज चीख सुनाई दी कि हाँ यही है वो, इसे जल्दी पकड़ो। वो आवाज़ सुनते ही मैं शॉक के मारे वहीं जम गया। 1 डजन से भी ज्यादा लोग पागलों की तरह मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे। मैंने अपना एक सिंगल सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और अपना सूटकेस कसकर पकड़ते हुए वहां से पूरी स्पीड में भाग निकला। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर एक कन्वीनियंस स्टोर के अंदर छुप पाया था, लेकिन तभी वहां खड़ी क्लर्क मुझे बहुत अजीब तरीके से घूरने लगी। अगले ही पल उसने सीधा मेरी तरफ अपनी उंगली उठाई और जोर से चिल्लाते हुए बोली कि ओ माय गॉड, तुम तो खुद चलकर यहाँ आ गए। उसकी ये बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैं उस भयंकर पैनिक में वहां से भी भाग निकला और एक डार्क गली के पीछे जाकर छुप गया। वहां पहुंचकर फाइनली मैंने अपना फोन निकाला और शी लेफ्ट वन MP3 प्ले करते हुए न्यूज़ चेक की, लेकिन ऐप ओपन करते ही मेरी आंखें पूरी तरह से फट गईं। हॉट स्क्रीन पर मेरे लिए एक बहुत बड़ी बाउंटी चमक रही थी। मुया ने मेरी सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने वाले के लिए पूरे 10 मिलियन का रिवॉर्ड रखा था। मैं ये सब देखकर पूरी तरह स्टन रह गया कि आखिर मुया अचानक से इस लेवल की मॉन्स्टर कैसे बन गई। पिछली जिंदगी में तो उसे सबसे ज्यादा रिग्रेट सिर्फ मुझसे शादी करने का ही था। अब जब मैं खुद उसे उसकी मर्जी की फ्रीडम दे रहा था तो वो फिर से एक साइको की तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी थी। मैंने अपना कॉलर ऊपर किया, अपने हाफ फेस को कवर किया और सनग्लासेस टाइट करके पूरी स्पीड में एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। तभी अचानक पीछे से एक बहुत जानी पहचानी आवाज आई जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी तक को जमा कर रख दिया। मैं उस आवाज को पहचानने में कभी कोई गलती नहीं कर सकता था। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने उस आवाज को अनगिनत बार सुना था, लेकिन उस टोन में कभी मेरे लिए कोई प्यार या वार्मथ नहीं होती थी। उसने बहुत सटल तरीके से कहा कि शेन, और कितनी देर तक तुम मुझसे ऐसे ही भागते रहोगे। उसकी हाई हील्स की वो खौफनाक आवाज बहुत तेजी से मेरे करीब आ रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ने वाली थी, मैंने तुरंत एक टैक्सी रोकी और फुर्ती से उसके अंदर बैठ गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा कि ड्राइवर यहाँ से जल्दी चलो, और टैक्सी फुल स्पीड में वहां से निकल गई। मैं उस पैनिक में बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था ताकि ये कंफर्म कर सकूं कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। लेकिन तभी अचानक कार ने एक बहुत खतरनाक हार्ड ब्रेक मारा। उस भयंकर झटके से मैं सीधा जाकर फ्रंट सीट से टकरा गया। ड्राइवर बुरी तरह घबराते हुए बोला कि कस्टमर, किसी ने जानबूझकर रोड ब्लॉक कर दिया है। मैंने तुरंत सामने की तरफ देखा और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो लाइसेंस प्लेट नंबर देखकर मेरी सांसें अटक गईं, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता था और वो मुया की सुपरकार थी। ये सब देखकर ड्राइवर का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और वो डरते हुए बोला कि भाई आप जल्दी से नीचे उतरो, मुझे इस फालतू पंगे में बिल्कुल नहीं पड़ना है। मैं बिना कोई बहस किए चुपचाप कार से उतरा और सीधा कम्युनिटी एरिया की तरफ भागने लगा। मुझे पता था कि वहाँ जगह बहुत ज़्यादा टाइट थी और वो सुपरकार किसी भी कीमत पर अंदर नहीं आ सकती थी, और बिल्कुल वही हुआ जो मैंने सोचा था। मुया भी अपनी कार से उतरी और पागलों की तरह मेरे पीछे भागने लगी। मैं अंदर ही अंदर बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहा था और मैंने जानबूझकर बहुत पैनिक करने की एक्टिंग करते हुए उसे रिवर्स डायरेक्शन में भगा दिया। वो मेरे इस डार्क ट्रैप को बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाई। मैं बहुत खामोशी के साथ छुपते हुए उसकी सुपरकार के पास पहुंचा, उसका डोर खोला और मजे से ड्राइवर सीट पर बैठ गया। वहां से जाने से पहले मैंने बस एक कैजुअल लाइन छोड़ दी कि मैं इसे बस बोरो कर रहा हूँ और एयरपोर्ट पहुंचकर तुम्हें वापस भिजवा दूंगा। अगले ही सेकंड मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया और वो सुपरकार हवा को चीरती हुई वहां से निकल गई। मुझे सच में ऐसा लगा था कि इस बार मैं फाइनली मुया के उस साइकोपन से बच जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक मेरे कानों में दिमाग फाड़ देने वाली एक खतरनाक इंजन रोक गूंजी। मैंने गहरे शॉक में अपने साइड मिरर की तरफ देखा और मेरी सांसें वहीं की वहीं रुक गईं। मुया एक भारी मोटरसाइकिल लेकर मेरी सुपरकार के साथ पागलों की तरह रेस कर रही थी। उसे देखकर मेरे माथे पर तुरंत पसीना आ गया। क्या ये औरत पूरी तरह से पागल हो चुकी है? एक सुपरकार के साथ रेस करने का मतलब है कि क्या वो सच में मरना चाहती है? उसने अपने हेलमेट के अंदर से ही मुझे कार रोकने का सिग्नल दिया, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर वहां कैसे रुक सकता था। मैं पहले ही डिसाइड कर चुका था कि इस नई जिंदगी में मेरा उस औरत के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा। उसे रेस में पीछे छोड़ने के लिए मैंने अपना एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया और उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। मुझे लगा कि इस खतरनाक सिचुएशन में भी अगर वो मेरा पीछा करेगी तो ये सीधा उसकी डेथ विश होगी। लेकिन अगले ही सेकंड एक बहुत डार्क शैडो साइड से फ्लैश होती हुई आगे निकली। मेरी आंखें उस हॉरर में पूरी तरह वाइडन हो गई। उस मोटरसाइकिल ने मेरी सुपरकार को ओवरटेक कर लिया था। एक बिल्कुल परफेक्ट और खतरनाक स्वरल के साथ उसने अपनी बाइक सीधा मेरे सामने रोक दी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 1 यही खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। एंड ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे।